तो वहीं रुझान लगातार जारी है। वहीं इस वक्त से बड़ी खबर सामने आ रही है। अनिल विज लगातार हरियाणा में कांग्रेस तो गई, अनिल का बयान सामने आया है, मुझे सीएम बनाएंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। अनिल विज का कांग्रेस पर पलटवार। हरियाणा में कांग्रेस तो गई, अनिल विज का यह दावा। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, मुझे सीएम बनाएंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। तो अनिल विज ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। हरियाणा से कांग्रेस अब जा चुकी है। तो लगातार जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी बढ़त पर है और बढ़त लगातार बनाई हुई है। और अगर रुझान की शक्ल में ही नतीजे आते हैं तो बीजेपी हैट्रिक लगाती हुई नजर आएगी। तो रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी तक नतीजे स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का जहां उत्साह पहले प्रबल था, अब धीरे धीरे निराशा में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं। चंद्रभूषण सिंह बीजेपी के स्पोक पर्सन है और कांग्रेस के प्रवक्ता शमशेर सिंह हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से पहले तो चंद्रभूषण सिंह जी, पहले तो बहुत पीछे दिखाई दे रही थी बीजेपी, ऐसा लग रहा था कि राज्य में वापसी नहीं हो पाएगी, हैट्रिक लगाने से बहुत दूर थी। अब क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, जैसे जैसे काउंटिंग शुरू हो रही है उसके अनुसार रुझान आ रहे हैं और आप लोग दिखा रहे हैं। सुबह सुबह जिस तरह का मीडिया पर दिखाई दे रहा था वो उसके उलट यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं और रिजल्ट आपको दिखेंगे भी। तो ये जो जनता द्वारा मैंडेट दिया जा रहा है इसका स्वागत है और इसका सम्मान करना चाहिए और जनता के लिए और क्या कर सकते हैं। रिजल्ट सामने आया नहीं है चंद्रभूषण सिंह जी, लेकिन अनिल विज का बयान लगातार सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री पद को लेकर वो लगातार दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, वो उनका पर्सनल अपना है, क्या कह रहे हैं कि ये तो देखिए हमारे पार्टी की एक परंपरा है, उसके अनुसार ही कार्य होते हैं। तो अभी वो ठीक है, उनकी अपनी बातें हैं, अपना उनका राग है, अपने गीत हैं, वो गा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। शमशेर सिंह जी, जिस तरीके के रुझान अभी हैं, वर्तमान में है, हालांकि अभी नतीजा नहीं है, शमशेर सिंह जी, अगर यही नतीजा सामने आता है तो बयानबाजी भी सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का वनवास अभी खत्म नहीं होगा, तो 15 साल का वनवास और भी देखने को मिलेगा। जी, पहली बात तो यह है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रुझान है, रुझान को नतीजों में तब्दील होने में समय है। काफी जो राउंड्स की काउंटिंग बाकी है, जिस प्रकार से देखा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो 65 पर आगे चल रही थी सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी 18, 20, 22 के ऊपर ट्रेल कर रही थी। तो देखिए नतीजे रुझान बदलते हैं, जब नतीजे आएंगे तभी जो स्थिति साफ होगी। अभी बहुत बार देखने में आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज है वो ही पीछे चलता है, जिनका पीछे चलना मतलब किसी को पचेगा नहीं, कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा पीछे, लेकिन वो रुझान है। जिस प्रकार से मतपेटियां खुलती है, जिस प्रकार से ईवीएम की काउंटिंग चालू होती है, उस हिसाब से आपको आगे देखने को मिलेगा कि जो ऊँट किस करवट पे बैठ रहा है। यहाँ तक की बात है कि अभी समय है, थोड़ा समय हमको उसको देना चाहिए। आधी काउंटिंग मेरे ख्याल से आधी थोड़ी ज्यादा काउंटिंग अभी बाकी है। तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग डेटा अपडेट नहीं कर रही। जयराम रमेश ने ये अभी ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि जो चुनाव इलेक्शन कमीशन है वो नहीं कर रहा है। ये बात वाकई में सच है। आप देखिए काफी देर से अपडेट नहीं हुआ था जब उन्होंने ट्वीट किया था। तो इसके अंदर भी चंद्रभूषण जी, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी चाल के ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता। हमने चंडीगढ़ सामने आ रही है, मनोहर लाल से मिले हैं धर्मेंद्र प्रधान, तीसरी बार बीजेपी सरकार के संकेत। रुझान के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है।
मनोहर लाल से मिलने पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो तीसरी बार बीजेपी सरकार के संकेत मिलने लगे हैं और ऐसे में बीजेपी खेमे में उत्साह भी है और हलचल का माहौल भी अब तेज हो गया है। समीर सिंह जी, बहुत ज्यादा उत्साहित और हतोत्साहित दोनों ही होना चीजें ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। तो अभी हम देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। जनता ने क्या सोचकर वोट दिया है ये हमको सभी को दिख रहा है। क्या वहाँ के बच्चों को जो फौज की तैयारी करते हैं उन्हें अग्निवीर योजना पसंद आई 3 साल की नौकरी की? क्या वहाँ की महिलाओं को जो रेस्लर्स हमारी बहनें थी उनके साथ हो रहे यौन अत्याचार जो है वो पसंद आया वहाँ के लोगों को? क्या वहाँ के जो किसानों की बदहाली है वो कभी किसी छुपी नहीं है वो वहाँ के किसानों को पसंद है? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और ये जब वोट में कन्वर्ट हुए और उसके बाद में अब जब ये काउंटिंग में कन्वर्ट होंगे और फाइनल नतीजे में कन्वर्ट होंगे। बिल्कुल, पहलवानों के मुद्दों को खूब भुनाया आपने, लेकिन वो कमाल करता हुआ अभी जुलाना सीट पर नजर नहीं आ रहा। समीर सिंह जी, देखिए ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये नतीजा नहीं है। जब नतीजे आएंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या रुझान धीरे धीरे नतीजों के शक्ल में तब्दील हो जाएंगे। कौन सा फैक्टर काम करा है, कौन सा फैक्टर काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी कोशिश करी है कि राहुल गांधी जी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर बताना, उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाना, हमारी जो नेता है उनके बारे में बताना कि उनके साथ में बदसलूकियां हो रही है, तो वो सारी चीजें करी लेकिन वो भी काम नहीं किया है। देखिए जनता है, जनता ने वोट दिया है, जनता का जो मैंडेट है, जनता का जो निर्णय है वो हमें स्वीकार है और हम लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो लोकतांत्रिक पार्टी है और जनता के लिए काम करती है। जनता का जो आदेश रहेगा वो हमें सर्वमान्य स्वीकार रहेगा। चंद्रभूषण जी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के बयानों को तोड़ मोड़ कर आप लोगों ने पेश किया, राहुल गांधी की छवि पर घात करने की कोशिश की है। देखिए पिछले 15 वर्षों से जितने भी चुनाव देश भर में हो रहे हैं, राज्यों में हो रहे हैं, राहुल गांधी केवल एक प्रोपेगेंडा राजनीति करते हैं। वो देश में कुछ बोलते हैं, विदेश में जाके देश की बुराई करते हैं, कुछ और ही बोलते हैं। तो राहुल गांधी खुद में एक इस तरह के नेता बन गए हैं कि जिनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता है। वो कल क्या बोलेंगे, परसों किससे क्या बोलेंगे। अपनी ही पार्टी के उनके कई ऐसे नेता हैं जो ये बिलीव नहीं कर पाते हैं कि राहुल गांधी 2 घंटे बाद किसको क्या बोल देंगे। तो राहुल गांधी जी के देखिए न मुद्दे क्लियर है, न नीयत क्लियर है, न नीति क्लियर है। हाँ, उनको जब ये लगता है कि मैं राजनीति करने के लिए मुझे यहाँ जीत दिखाई दे रही, यहाँ ये मुद्दे हैं, वो केवल मुद्दे ढूंढने के लिए राजनीति करते हैं। महिलाओं के मुद्दे मिल जाए कहीं तो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं, कहीं पर किसी और के मुद्दे मिल जाए, जाति के मुद्दे मिल जाए। तो राहुल गांधी की राजनीतिक विचारधारा क्लियर नहीं है कि वो चाहते क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। अमेरिका जाते हैं तो ये समस्या है। ठीक है, राहुल गांधी अमेरिका जाकर किस तरह देश करते हैं, राहुल गांधी किस तरह से अपमान कर रहे हैं देश का। ठीक है, अपमान ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है खानदान तक छोड़कर आते हैं आतंकवादियों को, जो तिरस्कार वो होता है कि राहुल गांधी तिरस्कार वो होता है जब पार्टी में बिरयानी खाने चले आते हैं। वो राहुल गांधी की बात पढ़ते हैं, साड़ी लेके आते हैं और शॉल लेके आते हैं अपनी माँ के लिए, वो होता है तिरस्कार। जितना की बाजार पर जाकर मत्था टेकने काम होता है वो तिरस्कार होता है देश का। पुलवामा से अटैक करने के बाद आप बुलाते हैं तो उल्टा सीधा देश के बाहर जाकर देश के बाहर जाकर कहते हैं कि कहाँ पैदा हो गए मोदी जी। मोदी जी कहते हैं कि कहाँ पैदा हो गए। 2000 में सीमा तो कौन से प्रधानमंत्री की छाती में महिलाओं होती है, आप समझिए उस चीज को, आपको नहीं पता। हाँ, आपके गटर से गेट बनाने वाला व्यक्ति गटर की गेट से चाय बनाना और पकौड़ा चलना, ये अगर देश के लोगों को पसंद आ रहा है तो सोचने वाली बात है। और क्या क्या मुद्दे क्या है आपके पास में? अगर कम्युनल राइट्स के ऊपर, कम्युनल टेंडेंसी के ऊपर अगर आप 20 साल बाद 10 साल बाद वोट मांग रहे हैं तो आपने कुछ नहीं किया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 370 हटाने के बाद तो आप कह रहे थे कश्मीर के लिए बहुत अच्छा कर दिया आपने, कश्मीर में फिर क्यों भी आपकी जो है कैंडिडेट उतरे क्यों? जम्मू के अंदर भी देख लीजिए, जम्मू के अंदर कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका क्या? तो जो कांग्रेस ने नफरत की दुकान की जगह नफरत की दुकान पूरे देश भर में खोल रखी थी। रावत साहब ने भी कहा, पूर्व मुख्यमंत्री रावत साहब
तो लगातार तमाम पार्टी जो है वो कैंसर है, वो कैंसर है, उसको खत्म करने में समय लगेगा। 430 से 400 से सपना देखने वाले को 230 पे आगे खड़ा कर दिया। अब देखिए ये कैंसर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, हमें कोई बहुत जल्दी नहीं है। सुनिएगा, हमें कोई बहुत जल्दी नहीं है। अगर जल्दबाजी नहीं थी तो मिठाई और जलेबी क्यों भेजी जानी? पीएम मोदी को भेजा जाएगा जलेबी, मुंह मिठा कराया जाएगा। मुंह मिठा बिल्कुल कराएंगे, मुंह मिठा बिल्कुल कराएंगे। जम्मू कश्मीर में हम लोग दिख रहे हैं, वो दिख रहा है, और ये भी जो रुझान है ये साफ हो जाएंगे थोड़ी देर में। दोनों ही, मैं तो बोलूंगा कि दोनों ही जो प्रदेशों के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, रुझानों को नतीजों में तब्दील होने तक हम लोग इंतजार करेंगे। और जल्दी इस बात की है कि हमें देश को फांसीवादी पार्टी से बचाना है, फांसीवादी ताकत से बचाना है, जो देश की संपत्ति को औने पौने दामों में बेच रहे हैं, ड्रग्स का कारोबार को शय दे रहे हैं, शराब के कारोबार को शय दे रहे हैं, युवाओं के लिए नौकरी नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारों के लिए नौकरी नहीं है, बच्चों की जो है एग्जाम टाइम नहीं हो पा रही है। जो सपोर्ट करता है इन सब चीजों में, क्या बात कर रहे हैं समीर जी? आप अरे क्या बात कर रहे हैं पार्टी में रह के क्या काम? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप चार्जशीट दाखिल कीजिए, चार्जशीट दाखिल कीजिए, चार्जशीट दाखिल कीजिए। और आरटीआई सेल का ड्रग माफिया मिला आपने, अरे तो भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के आईटी सेल का व्यक्ति ध्रुव सक्सेना जो है पाकिस्तान की गद्दारी करते हुए पकड़ा गया मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि विजय वर्गीय साहब के साथ फोटो थे जिसके, उसके ऊपर कुछ नहीं बोल पाएंगे आप ये नहीं बोलेंगे हमने जिन्ना के बाजार पे जाके मत्था टेक के आते हैं, आप नहीं बोलेंगे आतंकवादी चोरी कराते हैं, आप नहीं बोलते कि यहाँ पर तो मुसलमानों को गालियां देते हैं, यहाँ पर तो मुसलमानों को गालियां देते हैं, और अरब में जाके मुसलमानों गले पड़ के बातें करते हैं। तो आप ये नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। ये मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, ये मुद्दे जनता के मुद्दे हैं। जनता तय करेगी, जनता जो भी तय करेगी, कांग्रेस पार्टी को मंजूर है वो चीज। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, अगर इन्होंने कुछ काम किया होता तो ये राहुल गांधी जी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं, महिला नेताओं के ऊपर जो हो रही बात, जो झूठी कहानी इन्होंने बनाई, उसके ऊपर वोट नहीं मांगते, अपने कार्यों पे काम मांगते हैं। किसानों के लिए आपने किलो जो किसान हमें 2 वक्त की रोटी देता है, उसके रास्ते में हमें फूल बिछाना चाहिए, उसके रस्तों में अपने शोले और तार बिछाने का काम किया है। इस बात को देश भूला नहीं है, आप याद रखिए। बहुत जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी का पतन की शुरुआत तो लोकसभा चुनाव से हो ही गई है, अब धीरे धीरे जनता है चंद्रभूषण जी हाशिए में धकाल देगी। 2014 में सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का, वो आज आपको कांटे की टक्कर दे रही है, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर बीजेपी पार्टी आई है। मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस कहीं भी कांटे की टक्कर नहीं दे रही है, ना ये लोकसभा में कांटे की टक्कर दे पाएंगे, ना विधानसभा की टक्कर दे पाएंगे। आप समझिए, लोकसभा में हम कहाँ पर है और ये कहाँ पर, 100 सीटें भी इनके पास नहीं है। लोकसभा चुनाव के अगर हरियाणा के नतीजे देखे चंद्रभूषण जी, तो 5-5 पर बराबर तो बराबर कर दिया है। पहले तो शून्य पे थी। जी आप ठीक बात है, लेकिन ये देखिए फिर भी आप कहेंगे बैकफुट पे आप नहीं आए। नहीं, जिस पार्टी की विचारधारा, विचार, नियत, नीति ये देश के साथ ना हो, वो पार्टी कभी भी देश पर शासन नहीं कर सकती, सत्ता नहीं प्राप्त। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस ने हमेशा अलगाववाद को, आतंकवाद को, अस्थिरता कैसे पैदा हो, इन सब चीजों को सपोर्ट किया है। कांग्रेस विदेश में जाकर जिस तरह से अपने देश का अपमान करवाती है, मोदी ये सब राहुल गांधी के प्रायोजित कार्यक्रमों में कांग्रेस वो कभी ये नहीं चाहती कि देश के लोग खुशहाल रहे। 50 वर्षों तक देश पर शासन करने के बाद उनका मजा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला, महिलाओं को सम्मान हुआ, शौचालय बने, कितनी तरह की योजनाएं लोगों को। भारत की बैकफुट पर जाने की स्टडी तो की होगी कि आखिर क्या कुछ वजह रही। देखिए, कोई बैकफुट पे जाने की बात नहीं है। चुनाव होते हैं, चुनाव में हमें जनता, देखिए इसी चीज से सीखने को मिलता है। हम ये चीजों से सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, और पार्टी मजबूत होगी। हमने जिन चुनावों में जहां पर भी हम इस तरह से आए, हमने वो किया। हमारा कहने का मतलब है, कांग्रेस पिछले 15 वर्षों से राहुल गांधी के नेतृत्व में हार ही हार देख रही है। कहीं पर भी एक चुनाव जीता हुआ हो तो बता दीजिएगा आप मुझे, जहां इन्होंने चुनाव जीता हो।
कहीं पर भी इनका चुनाव जीता हुआ नहीं है। हाँ, राहुल गांधी के नेतृत्व में इनको हार मिल रही है, वो हार इनको मुबारक हो और आने वाले दिनों में भी वो हार इनको मिलती रहेगी। इसमें कोई, देखिए, जो व्यक्ति अपने देश का नहीं हो सकता वो देश पर शासन कभी भी नहीं कर सकता। आप समझिए, जो अपनी पत्नी का नहीं हो सकता वो देश का कैसे हो सकता है? जो अपनी पत्नी का नहीं हो सकता वो देश का कैसे हो सकता है? बताइए। किसी पर देखिए, अपनी पत्नी का नहीं हो सकता वो देश का कैसे हो सकता है? समीर जी, आप पत्नी का नहीं हो सकता वो देश का कैसे हो सकता है? आप पर्सनल नहीं करते, आप पर्सनल नहीं करते, आप पर्सनल नहीं करते। अरे एक शहीद परिवार के बच्चे को आप इतनी गालियां दे रहे हैं, उसकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पिताजी ने अपने टुकड़े टुकड़े करा दिए देश के लिए, जिनकी दादी ने अपने छाती पर सैकड़ों गोलियां खाई, उसको डिफेंड करने का काम आप करते हैं। और विदेशों में जाके मोदी जी खुद बोलते हैं, विदेशों में जाके मोदी जी खुद बोलते हैं कहाँ पैदा हो गए। भारतीय जनता पार्टी के 2014 से पहले लोग सोचते थे कि कहाँ पैदा हो गए। अरे भैया, कहाँ पैदा हो गए? देश में पैदा हुए जहाँ पर मोदी जी आप हुए हैं। आप भी कोई स्वयं ईश्वर नहीं है। आप कहने को खुद को बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल कह सकते हैं कि पेड़ से टूट के गिरे होंगे। खैर, पेड़ से टूट के गिरने को भी जो है वो एक रिप्रोडक्शन का पार्टी माना जाता है, लेकिन उनने वो भी नहीं करा है। तो आज भी कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है। समीर जी, आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि जब तक देश की नीति, आप स्त्रियों पर, आप शक्ति पर कुछ भी बोलते हैं, आप ज्ञान देने लगते, क्या उन्नाव वाले सिंगर को भूल गए आप? उन्नाव वाले सिंगर को भूल गए? उन्नाव वाला जो नेता है, जो क्या नाम है उसका, सिंगर ही सर, मैंने शायद याद नहीं, तो देख सकते हैं तस्वीरों में चंद्रभूषण जी पहले मिठाई बांटने की तैयारी कांग्रेस कार्यालय में की जा रही थी और अब निराशा का भाव सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नहीं, समर जी बोल रहे हैं, लेकिन इसमें निराशा की कोई बात नहीं। सत्ता है, मिलती रहती है। उम्मीद थी, नहीं बन पाए सरकार, उम्मीद तो बहुत लगाए हुए थे ये लोग। और दूसरी तरह से राहुल गांधी हैरानी की बात यह है कि चंद्रभूषण सिंह जी कि जिस तरीके से दावा किया गया जम्मू कश्मीर को लेकर 370 हटाया गया, उसके बावजूद जनता का वोट आपके पक्ष में नहीं आना क्या संदेश दे रहा है? देखिए, कश्मीर की जो समस्याएं थी उनका समाधान धीरे धीरे हो रहा है। आज हम लगभग 35-40 सीटों तक हम पहुंचेंगे। वहां पर हम बढ़ ही रहे हैं, वहां हम घट नहीं रहे हैं। हमारी सीटें वहां बढ़ रही हैं और हम जनता के बीच, उनके बीच में जाकर एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि जो इतने वर्षों से कांग्रेस ने कश्मीर के लोगों को बरगलाया, उनसे वहां का व्यवसाय छीना गया, उनको दूर रखा गया, देश की मुख्य धारा से अलग करके रखा गया, जो इस तरह के भ्रम उनके बीच में फैलाए गए थे, उनको दूर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी विश्वास के साथ कहती है कि ये जो भ्रम कांग्रेस द्वारा डराए गए, उनको डरा के रखा गया, एक डर दिखाया गया, वो डर धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के लोगों का दूर होगा और वो भारत की मुख्य धारा से अपने आप को जुड़कर बहुत अच्छा महसूस करेंगे, तरक्की करेंगे और वहां पर जो विकास के कार्य चल रहे हैं वो कार्य निरंतर चलते रहेंगे और वहां पर जो सरकार का गठन होगा वो सरकार भी गठन करेगी और अच्छी तरह काम करेगी। देखिए, कश्मीर की समस्या को इस तरह के कांग्रेस ने कभी सुलझाने का काम नहीं किया। उसने कश्मीर को बस एक मुद्दे की तरह लिया और हमेशा वो मुद्दा बनाकर रखना चाहती थी। ठीक है समीर सिंह जी, कल भी जो ये लोग एक साथ लड़ रहे हैं, आपके लिए है, कभी कहा जाता है कि सत्ता पर विराजमान होने के लिए आप लोग हर मुद्दों को भुनाते हैं, वरना आपका कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। चुनाव खत्म होते ही आपके जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं अपने काम में लग जाते हैं, इसलिए जनता वोट नहीं डालती। देखिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे जो वोट परसेंटेज जो है कांग्रेस का बढ़ रहा है। जनता के सामने फेक नैरेटिव जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने रखने की कोशिश करी। कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश करी, हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने की कोशिश करी। इसमें कई हद तक वो है कामयाब भी रहे, क्योंकि उनके पास में धन बल सत्ता बल था, उनके पास में फेक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए काफी सारी मशीनरी थी और उसको उन्होंने मल्टीपल करा और उससे उन्होंने फैसला किया। लेकिन अब लोगों की आंखों से जो पट्टी है अंधविश्वास की और ये जाति धर्म के भेदभाव की और ये जो डर रहता है ना, मुसलमान और हिंदू के बीच में खड़ा कर दिया, जाटव यादव के बीच में खड़ा कर दिया, दलित के बीच में खड़ा कर दिया, आदिवासियों के ऊपर खड़ा कर दिया, उससे लोग ऊपर उठकर अपनी मूलभूत समस्या और सुविधाओं के लिए सोचने लगे हैं।
आप देखिए धीरे धीरे जो तस्वीर है वो भारत की बदल रही है। आज नहीं तो कल, लेकिन ये जो आग है ये आग फैलेगी और उस जो है फासिस्टवादी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करेगी। इस बात के लिए हम बहुत आशान्वित हैं। देखिए हम लोग 99 सीट लेने के बाद में भी बहुत खुश हुए इस बात पर कि हमने एक फासिस्टवादी पार्टी को देश के संविधान को बदलने के लिए आगे नहीं आने दिया। जो लोग डोमिनेट करते थे संसद को और जब लोग डोमिनेट करते थे इस देश की राजनीति को, जो लोग विपक्ष को पूरा खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर एक सबसे अच्छा वर्ड है विपक्ष है। जो विपक्ष नहीं होगा तो डेमोक्रेसी जो है अधूरी है। आपने कई किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने खत्म करने की कोशिश करी, मजबूत कर रही है, मजबूत कर रही है, धीरे धीरे और मजबूत होंगे। जिस प्रकार से भाई साहब बता रहे थे कि कश्मीर के अंदर आप मजबूत हो रहे हैं, इस प्रकार से पूरे देश के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो जिस प्रकार से वहां पर मजबूत हो रही है आपके कहने अनुसार, तो उस प्रकार से पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। आप इसको देखिए, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे लोगों से जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी से लोग जुड़ रहे हैं, युवा, इंटेलेक्चुअल, बेरोजगार, महिलाएं, दलित, हर स्तर का व्यक्ति जो है वो भारतीय कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से वो किनारा कर रहा है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि चुनाव के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के जो ध्येय के अंदर एक चीज, सत्ता को पाना, मतलब विधायकों को खरीद कर पाना पड़े या फिर नॉमिनेशन का जो फॉर्म है उसको कैंसिल करा के पाना पड़े या फिर जो गिरफ्तारी का डर दिखा के उसको सत्ता पाना पड़े, या तो खरीदना बेचना, सत्ता का डर दिखाना, ये गंदी डेमोक्रेसी, एक दूषित डेमोक्रेसी का जो चंद्रभूषण जी, पहले ईवीएम पर विपक्ष सवाल उठाता था और अब इलेक्शन कमीशन के डेटा पर सवाल उठाने लगा है। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि जब तक एग्जिट पोल इन लोगों को बहुत अच्छे लग रहे थे, इन्होंने कभी भी ईवीएम की बात नहीं की, इलेक्शन कमीशन की बात नहीं की, प्रशासन की बात नहीं की। जहां रुझान इनके खिलाफ होंगे, मैंने 3 दिन पहले भी कहा था, जिस दिन हम लोग डिबेट कर रहे थे, कि ये लोग ईवीएम का रोना रोएंगे, प्रशासन का रोना रोएंगे, इलेक्शन कमीशन का रोना, क्योंकि आखिर ठीक है, जो इनका हथियार होता है प्रशासन, जो लोग चुनाव करवा रहे थे, ये लोग रिकॉर्ड हो गया, थाली में खाते हैं उसी में फिर छेद करने लगते हैं। अरे आपको इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहिए, कितना अच्छा चुनाव करवाया, कितना अच्छा चुनाव करवाया, अरे आप लोग धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन आप कश्मीर पर कुछ नहीं बोलेंगे। कश्मीर पर इनको जो सीटें बढ़ रही हैं, कश्मीर में बोलेंगे, ठीक है, कश्मीर में बोलेंगे, वहाँ का डाटा ठीक है, लेकिन वो हो रहा है 370 का जो पॉइंट आपने हटा दिया है, होना ही था। आप जो बोलेंगे श्रुति जी, ये तो होना ही था। ये तो विपक्ष की पहली यही हथियार होते हैं कि आप इस तरह का राग अलापिए, इस तरह का गाना गाने लगिए और फिर जनता जो फेवरेबल बातें नहीं होती है, कुछ नहीं, तो विपक्ष ये गाना गाने लगता है। समीर सिंह जी, नहीं देख, फेवरेबल नॉन फेवरेबल की बात ही नहीं है, अनफेवरेबल की बात इसलिए नहीं है। हमने कहा पहले ही, मेरा सेंटेंस था कि ये रुझान है, रुझान के बाद में नतीजा आएंगे, नतीजा अगर हमारे रुझान है तो फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता मेरी बात के डेटा पर सवाल क्यों उठाने लगे? फिर डेटा पे सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि वेबसाइट स्लो चल रही है, तो सामने दिख रहा है, तो प्रश्न उठाना गलत है क्या? बताइए। लोकसभा चुनाव में भी ऐसे थे। हम बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, बताइए क्या? मैं आपको कह रहा हूं कि रुझान है, नतीजे आएंगे, नतीजे पक्ष में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो हमें जनता का जो फैसला है वो मंजूर है। हम देश के लिए काम करने वाली पार्टी है, देश के गरीब मजलूमों के लिए काम करने वाली पार्टी है, और वो जो काम है वो आगे भी करते रहेंगे, उसके अंदर कोई हमारे वो नहीं है। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के, लोग कहते हैं कि देश के को तोड़ने वाली ताकत है, तो देश की जो हमारी संपत्ति थी उसको बेचने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ड्रग्स भारत में आ रही है, ड्रग्स भारत में बन रही है। तो देखिए, बहुत आपने विकास इतना कर दिया कि ड्रग्स भारत में बन रही है। धीरे धीरे आप लोग क्या है, इस देश को खोखला करना चाहते हैं, और सत्ता आप इसको तालिबान और इसके चर्चा पर लौटूंगी, लेकिन उससे पहले आपको लोगों को कुछ राजनीतिक बयान सुनवा देती हूं, जो कि इस रुझान, क्योंकि लगातार रुझान का दौर जारी है और ऐसे में बयानबाजी भी सामने आ रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है राजनीतिक दिग्गज नेताओं के द्वारा, सुनिए। खास मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। नॉनस्टॉप इंडिया वॉइस पर यह महाकवरेज जारी है। चुनावी दंगल को लेकर किसका मंगल होगा, क्योंकि आज मंगल का दिन है और मंगल में आज बहुत कुछ सियासी संदेश छिपा है। इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड के एक और पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा वक्त में हरिद्वार से सांसद,
पार्टी के दिग्गज चेहरे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। धन्यवाद चावला जी। रावत जी, कैसे हैं आप? एकदम ठीक है, बढ़िया हैं। रावत जी, आज चेहरे पर चमक कुछ और दिखाई दे रही है। हरियाणा के नतीजे सामने आपके स्क्रीन पर चल रहे होंगे, उम्मीद थी आपको? अब देख, रुझान में अभी फिलहाल सरकार बन रही है। बिल्कुल, हमको पूरा विश्वास था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। जिस तरह से कुछ लोग वहां पर एक योजनाबद्ध तरीके से और एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे, कास्टिज्म की राजनीति कर रहे थे, वहां की जनता ने विकास को देखा है, विकास को प्राथमिकता दी है और आज हरियाणा में फिर भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक बनने जा रही है। ये जो ईमानदारी से मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैसे आप बोलते ईमानदारी से, बेबाकी से बोलते हैं, ये बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात, ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार आपके पास 40 सीटें थी और अब ये 50 के आसपास आंकड़ा जा रहा है। उम्मीद थी आपको कि ये आंकड़ा इतना रुझानों में भी पहुंचेगा? क्योंकि जो एग्जिट पोल सामने आए थे वो तस्वीर कुछ और थी। हाँ बिल्कुल, एग्जिट पोल तो आपने देखा है पिछले दिनों से थोड़ा बहुत अच्छा उनका एग्जिट पोल नहीं आ पा रहा है, न जाने कारण क्या है। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से एक कास्ट पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई, उसके कारण जो तमाम लोग थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें जातिवाद नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं है, और जो समग्र में विचार करती है, संपूर्णता में विचार करती है, सबका विचार करती है। और इसलिए वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। ये बात सच है कि पहले लगता था कि क्या हम स्पष्ट बहुमत ले पाएंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ की जनता ने बहुत ही सोच समझ करके और बड़ा निर्णय लेने की कोशिश की, और उसका परिणाम है कि वहाँ पर खुद भी हरियाणा में सबसे बड़ा फैक्टर क्या लगता है? सबसे बड़ा फैक्टर क्या लगता है आपको कि क्यों ये सब जवान, पहलवान, किसान, ये तमाम नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ सेट कर रही थी कांग्रेस? वहाँ की जनता ने नकार दिया। उन्होंने देख लिया कि पहलवान इस्तेमाल हो रहे हैं और किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग, जो उचित नहीं है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में किसानों के लिए जो काम हुआ है वो अभूतपूर्व है। चाहे किसानों की सॉइल टेस्टिंग का मामला होगा, उनके लिए सम्मान निधि का सवाल होगा, या फिर उनके लिए लॉजिस्टिक का डेवलपमेंट की बात होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात होगी, किसानों ने इस चीज को समझा है। और क्योंकि गांव और किसान और शहर ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, अगर इन तीनों में समृद्धि आती है तो निश्चित रूप से स्टेट में समृद्धि आती है। और स्टेट की समृद्धि के लिए हरियाणा, जिसको हरित प्रदेश के रूप में भी कहा जाता है, उसकी समृद्धि के लिए वहां की जनता ने यह निर्णय लिया है। एक खबर और आ रही, विनेश फोगाट भी पीछे चल रही है इस वक्त। हाँ, अब वो खिलाड़ी हैं पर राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है। अच्छा, एक बात रावत जी समझना चाहेंगे आपसे, लेकिन इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में जो आपको उम्मीद थी, स्थिति कुछ और दिखाई दे रही है, वो भी 370 के ठीक बाद। नहीं, देखिए, जम्मू का जो ताना बाना है या जो हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, अभी वो भाजपा के अनुकूल नहीं है। अभी हमको जो कश्मीर वैली है, वहां की जो मतदाता हैं, उनको हमको समझाना पड़ेगा कि देश हित क्या है, देश के हित में कौन सी पार्टी है, उसी में आपका हित भी समाहित है। ये हम उनको आगे चल करके समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप समझा नहीं पाए, अगर जिस वैली का जिक्र आप कर रहे हैं, और जम्मू में कुछ और तस्वीर, कश्मीर में कुछ और तस्वीर? देखिए, ये लगभग 45-50 साल का पुराना कैंसर है, और इस कैंसर टाइम मांग रहा है।
अभी जो नुकसान जम्मू कश्मीर को हुआ है, वहाँ की एकता को हुआ है, वहाँ पर एक विशेष वर्ग को जिस तरह से टारगेट किया गया कश्मीर वैली में, और जिस तरह से आतंकवादियों का वहाँ पर सहारा लिया है, उनको प्रश्रय दिया है कुछ राजनीतिक दलों ने, अभी उनको समझाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी आने वाले समय में परिवर्तन होगा। नहीं तो जनादेश का एक संदेश भी तो जाएगा, और खास तौर पर मैं देश की सरहद के बाहर की बात कर रहा हूं। देखिए, अभी जो कश्मीर वैली है उसको अभी जो पीछे से जो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उन हाथों को हमको कमजोर करना होगा। कौन है वो देश से बाहर के हाथ हैं। उन हाथों को तोड़ने का हमको तैयारी करनी तो पड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन का आप ये जिक्र कर रहे हैं? नहीं, जो भी है, जो भारत विरोधी जो शक्तियां हैं उनका जो सहयोग ले रहे हैं वो सभी हैं। उसमें कोई भी हो सकता है, पार्टी भी हो सकती है, और पार्टी में कुछ व्यक्ति अच्छे भी हो सकते हैं, नहीं, कुछ व्यक्ति उनके। लेकिन जिस जनादेश और क्योंकि 370 के ठीक बाद ये चुनाव हुआ है, ऐसी स्थिति में हाँ, जी देखिए, 370 ने आज जम्मू कश्मीर राज्य को देश की मुख्य धारा में जोड़ दिया है। वहां जो लोग अभी धारा के विपरीत चल रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी की या तो दबाव में है, और उस दबाव को हमको कम करना होगा, उस दबाव को दूर करना होगा। और आने वाले समय में हमारे पास मजबूत नेतृत्व है दिल्ली में, ये मजबूत नेतृत्व उसको ठीक कर देगा। एक बात और लाइव में कमेंट भी आया है, वो कह रहे हैं कि रावत जी पहले तो मैं जो सवाल भी कर रहे हैं और बधाई भी दे रहे हैं आपको, कह रहे हैं रावत जी बहुत बहुत बधाई हो, आप हरियाणा में एक बार फिर से कमल खिलाने में कामयाब हुए, लेकिन इन नतीजों से एक बात साफ होती है कि आपके साथ जो रहा वो खत्म हो गया, जैसे कि जेजेपी और जम्मू कश्मीर में पीडीपी। जी देखिए, ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने स्पष्ट बहुमत दिया है, तो फिर कोई भी सरकार जब मजबूत सरकार होगी वो मजबूत तरीके से फैसला ले सकती है। अगर सरकार को प्रबल समर्थन नहीं रहता है तो निर्णय लेने में कई बार तमाम तरह के दबाव भी होते हैं, हिचकिचाहट भी होती है। एक संदेश जो इस चुनाव के नतीजों के बाद देश के भीतर जाएगा, उसका क्या असर आपको दिखाई देता है? क्योंकि अभी महाराष्ट्र, झारखंड भी एक ऐसा मुश्किल चुनाव है जहां पर सीधी फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के भीतर, वहां क्या असर दिखाई देगा? देखिए, महाराष्ट्र और भाजपा, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं चुनाव में रहा हूं और झारखंड का मैं प्रभारी रहा हूं, जी बिल्कुल, तो निश्चित रूप से झारखंड और महाराष्ट्र में वैसे तो हम पहले ही जीतने वाले थे, लेकिन अब हमारी जो जीत होगी वो और बढ़कर होगी, और कार्यकर्ताओं का जो जोश है, जो उत्साह है, वो बढ़ेगा। कार्यकर्ता एकजुट होकर के और इन दोनों सरकारों को बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती अब आपके सामने खड़ी है उत्तराखंड के भीतर, क्योंकि आप के नेता मंचों से कह रहे थे कि अयोध्या हारे और फिर उसके बाद हम बद्रीनाथ हारे, केदारनाथ मत हारना। नहीं, हमारे नेता तो ऐसा नहीं कह रहे थे, क्योंकि देखिए बद्रीनाथ हमारे पास पहले भी नहीं थी, तो इस ढंग से उसको जबरदस्ती जोड़ना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। नहीं, ये तो बात आपके सामने शायद मंच पर ही हुई थी, विजय बोगड़ा जी ने कही थी मंच से कि केदारनाथ मत हारना। ऐसा नहीं, देखिए कई बार हो सकता है मेरे ध्यान से हमारे सामने किसी ने ये बात नहीं बोली है, हाँ। लेकिन कई बार विस्मृति हो जाती है, अब किसी को भी हो सकती है, वो हमको भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। हाँ। अच्छा, ये आपको क्या लगता है आंकड़ा कहां रुकेगा? क्योंकि 50 पर स्थिर हो गया मामला हरियाणा में। 50 बहुत है, बहुत है, एक आध और बढ़ सकती है। अच्छा, बढ़ेगी। अच्छा रावत जी, चलते चलते, क्योंकि आपका कोई चाहने वाला वो कह रहे हैं कि गणेश जोशी को लेकर 2 शब्द बोल दीजिए रावत जी। आज 24 घंटे की मोहलत खत्म हो गई, 8 तारीख खत्म हो गई गणेश जोशी को लेकर जो कोर्ट ने कहा था।
अब देखिए, वो तो सरकार का काम है, सरकार उसको देख रही है। और गणेश तो उनकी तो पूजा होती है, उनके बगैर तो कोई काम ही। तो हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आएंगे। हरियाणा में कांग्रेस 34 सीटों पर आगे है। हरियाणा में बीजेपी 50 सीटों पर आगे। हरियाणा में 6 सीटों पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। तो सभी सीटों के 90 सीटों के रुझान सामने हैं और ऐसे में कहीं पर खुशी तो कहीं पर गम के बादल हैं। हरियाणा में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। हरियाणा में कांग्रेस 34 सीटों पर आगे चल रही है, तो हरियाणा में बीजेपी 50 सीटों पर आगे। 6 सीटों पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सभी तमाम 90 सीटों के रुझान आपके सामने हैं। हालांकि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता कांग्रेस के इस रुझानों की तस्वीरें बदल गई है और अब बीजेपी को बढ़त भी दिखाई दे रही है। बहुमत का वो आंकड़ा पार कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस के खेमे से लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा ईसी पर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो सतीश पोल हमारे साथ मीडिया चेयरमैन झारखंड के जुड़ चुके हैं। रुख करते हैं उनकी तरफ। सर, क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से पहले रुझान में तो कांग्रेस पार्टी बढ़त में दिखाई देती है, बहुमत का आंकड़ा भी पार कर जाती है, लेकिन फिर से बहुमत अब बीजेपी के हाथ में है। आपको आवाज आ रही है सतीश पोल जी? हाँ जी जी। जिस तरीके से पहले का रुझान जब हम देखें, शुरुआती रुझान की अगर तस्वीरें देखें तो कांग्रेस को बढ़त दिखाई देती है, लेकिन अब तस्वीरें बदल गई है। क्या कुछ होने वाला है? क्या आगे और भी रुझान आएंगे जो फिर से तस्वीरें बदल देंगे, लेकिन या फिर इसे ही माना जाए कि कंफर्मेशन है, नतीजे इसी के आधार पर आएंगे? देखिए, मेरा मानना है मैडम कि अभी जो रुझाने आई है, हमें लगता है 3 राउंड की रुझाने आई और अभी कितने राउंड होना बाकी है। और अभी तो शहरी क्षेत्र की वोटर की गिनती हो रही है, अभी रूरल एरिया के ग्रामीण क्षेत्र की वोटर की गिनती होना भी बाकी है। और जिस तरह से आप देखे होंगे कि तो पहले आप ही के लोग ने, सारी मीडिया ने जिस तरह से हमारा रुझान दिए थे कि कांग्रेस को, और हमारा चुनाव आयोग ने भी दिया था कि वोट प्रतिशत कांग्रेस को बहुत ज्यादा मिला है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अभी इंतजार कीजिए, अभी समय काफी है और हमें लगता है कि जो रुझान अभी आप दिख रहे हैं वो रुझान में जरूर परिवर्तन होंगे और कांग्रेस वहां पर जरूर सरकार बनाने के हमें वो आंकड़ा जो हमको मिला है वो आंकड़ा हम लोग जरूर हासिल करेंगे। इसलिए अभी इंतजार करने की जरूरत है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि अभी 3 राउंड का नतीजे आए और बाकी के राउंड होना भी बाकी है। तो सतीश जी, कितनी देर के और कितना देर और इंतजार करना होगा? कितने घंटे बाकी है? क्योंकि तस्वीरें साफ कब तक हो पाएगी? जनता इसके लिए बेकरार है, तो पार्टियां भी इंतजार अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि कभी खुशी देखने को मिल रही है पार्टियों के कार्यालय में, तो कभी फिर से गम के बादल छाने लगते हैं। हेलो जी सतीश जी, आपकी आवाज है? हेलो जी, आपकी आवाज साफ नहीं है। बिल्कुल, कितनी देर और इंतजार करना होगा? क्योंकि लगातार पार्टियों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। कहीं किसी पार्टी के कार्यालय में खुशी का माहौल है, तो कहीं गम के बादल छाए हुए। तो कब तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी? देखिए, हरियाणा की जनता 10 साल से इंतजार कर रही है। 10 साल से जो उनका शासन काल रहा, अब देखो किसानों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जाए, 3 कानून लाकर जिस तरह से किसानों ने लंबा एक हमको लगता साल और 1.25 साल लोगों ने आंदोलन किया। अब जिस तरह से किसानों ने 700 से ज्यादा किसान शहीद भी हुए आंदोलन, और आप देखें कि हमारे देश की राजधानी
दिल्ली में तो 40 से रोका जाता है, रास्ते में 3 साल दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश था। और अब मैं कहा कि अभी आप इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। 10 साल तक यहाँ की जनता, हरियाणा की जनता इंतजार कर रही थी। और वो वक्त है, ठीक है, रिजल्ट ऊपर नीचे हो। आप देखेंगे स्टार्टिंग में हमारा जब बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही थी, हम लोग कितना आगे, उसके बाद आगे पीछे ये सिलसिला जारी चल रहा है। और मैंने कहा कि अभी ग्रामीण क्षेत्र का काउंटिंग होना बाकी है। जहां ग्रामीण क्षेत्र का काउंटिंग आपका शुरुआत होगी, जैसे बीजेपी पिछड़ जाएगी, तो इंतजार करना है। इंतजार में हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और जो भी नतीजा है उसका हम लोग स्वीकार भी करेंगे। लेकिन हम करते और जल्दबाजी होगा, सरकार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, ये कहना भी जल्दबाजी। सतीश जी, लगातार ये कहा जा रहा है जैसे ये रुझान पहले आप लोग के फेवर में आए तो ये पार्टी में उत्साह था, जलेबी बांटने की बात कही जा रही थी, लेकिन जैसे ही रुझान आपके फेवर में नहीं दिखे तो पार्टियों की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया जाने लगा। देखिए, आज जमाना है आईटी का जमाना है, आज इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, और ये आईटी इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन बनाते, इंसान ही बनाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, जो भी आपका मशीन का जो इसने इजाद किया वो भी वहां चुनाव मशीन से नहीं होते। और लगातार देखेंगे सामाजिक संगठन को लेकर के बहुत सी पार्टियां नजदीक लेकर के इस बात को रखा गया कि भाई आप बैलेट पेपर से वोटिंग कराइए। लेकिन ठीक है, चुनाव आयोग या केंद्र सरकार नहीं चाहती वोटिंग कराइए। और मैं कहा कि जिस तरह से सारे मीडिया चैनल, यहाँ चुनाव आयोग ने भी ये कहा कि इस बार कांग्रेस को कितना प्रतिशत वोट बीजेपी से ज्यादा मिला है, उसके नतीजा अगर नतीजा नहीं आ गया तो कहीं तो सवाल या निशान तो है, सवाल तो उठेंगे कि आखिर अचानक एक दिन में क्या हो गया कि भाई सारे नतीजे आपका पलट गए। तो लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के भी आपको अनुमान याद होंगे। देखिए, हम लोग ने बराबर दिखाई दी थी, बहुमत की सरकार दिखाई दे रही थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वो तो अनुमान होता है ना सतीश पोल जी। अनुमान होता है, लेकिन अनुमान का परिणाम भी इतना बड़ा नहीं होता है। और हमने तो बराबर सवाल उठाया, हमने तो बराबर सवाल की। हमारे जितने भी हमारे गठबंधन की पार्टी है, सभी ने मिलकर चुनाव आयोग से बात की और सभी ने बात रखने का प्रयास की। और हम लगातार देखिए सामाजिक संगठन की बात करें, आखिर आप देखिए जब भी अगर कोई इस तरह की परिवर्तन या बड़ा परिवर्तन होता है तो सवाल उससे और लाजमी है सवाल उठना। बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है, लेकिन सवाल एजेंसियों पर कभी उठाया जाता है विपक्ष के द्वारा, तो किसी पे भरोसा नहीं। सभी को शक की दृष्टि से देखते हैं जब पार्टियों के फेवर में कोई काम नहीं किया जाता है या पार्टी जैसा चाहती है वैसा नहीं होता, तो सभी को उसी शक के बुनियाद पर जज किया जाता है और तमाम आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, आरोप हमने क्या किया, आरोप हमने नहीं लगा। अब किसी पर आरोप नहीं लगा, प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया आपने, आपकी पार्टी ने। जयराम रमेश ने तो ट्वीट किया है बाकायदा इसको लेकर। देखिए, आरोप हम नहीं लगा रहे, हमने कहा लोकतंत्र में अपनी बात को रखना, अपनी आवाज को उठाना, ये हमारा अधिकार है। हम लोगों ने अपनी बात को रखा, चुनाव आयोग के सामने भी रखा, केंद्र सरकार को भी रखा कि भाई इस तरह की बार बार सवाल उठते हैं, तो क्यों आप इसको हटाकर बैलेट पेपर। मैं कहा कि जो मशीन बनाए हैं वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता। वर्ल्ड में आप बता कितनी जगह बैलेट पेपर मीडियम मशीन से चुनाव हो, तो ठीक है, हम उसको भी मानते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जिस तरह से आप देखें 10 साल का हरियाणा सरकार का कार्यकाल रहा और जिस तरह से किसान वहां काफी उग्र आंदोलन करते रहे, आम जनता उग्र आंदोलन करते रहे, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर के, जो हमारा मूल समस्या, जो हमारा आज के टाइम का सबसे बड़ी मुद्दा है, महंगाई, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, उन सबको देखते हैं कि लगातार हरियाणा में भी प्रोटेस्ट होते रहे। उस सारे चीज को लेकर के जिस तरह से माहौल बना, जिस तरह से लोग परिवर्तन का माहौल दिख रहा है, और अभी भी हम कह रहे हैं कि अभी बहुत जल्दबाजी है। अभी तो तीसरा चरण का ही आपका गिनती खत्म हुई, चौथे चरण की गिनती चालू है, अभी और भी चरण होने बाकी है। अब सभी क्षेत्र का वोटर की गिनती हो, ग्रामीण क्षेत्र के भी वोटर की गिनती होना, बिल्कुल अभी रुझान आने बाकी है। देखना अहम होगा कि आगे क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है, क्योंकि जनता लगातार वेट कर रही है, इंतजार में है। बहुत शुक्रिया आपका सतीश पोल जी।
तो वोटों की गिनती लगातार जारी है, रुझान सामने है और रुझानों में जहां जम्मू कश्मीर की बात करें तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी बढ़त बनाती हुई हरियाणा में अपना दबदबा 15 साल बाद भी कायम रखती हुई नजर आ रही है। बन रहे हैं आप जिन्हें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कांग्रेस के सबसे धुरंधर चेहरों में से एक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद, बहुत ठीक हूं। रावत जी, हरियाणा से शुरुआत करता हूं मैं आपके साथ। आंकड़े बता रहे हैं कि जो आपने उम्मीद की थी उसके विपरीत स्थिति दिखाई दे रही है। बीजेपी 48, कांग्रेस 36, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल विपरीत नहीं होगी, हम 60 से ऊपर जाएंगे। आप देखिए तो सही, आप 90 10वें राउंड तक गिनती को आने दीजिए, 10वें 11वें राउंड तक, और आपको बिल्कुल बाजी फिर पलटती हुई दिखाई देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोग हरियाणा अजीज आ गया था। और जिन मुद्दों पर हरियाणा ने वोट दिया है, हरियाणा के लोगों ने हमारे सकारात्मक एजेंडे को वोट दिया है और भाजपा के नकारात्मक कामों को और नकारात्मक एजेंडे को नकारने का काम किया है। तो वो देखिए, जो मुद्दे हैं, चाहे किसानों का सम्मान हो, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे अग्निवीरों के भविष्य का सवाल हो, चाहे और हरियाणा के चतुर्दिक विकास का सवाल हो, वहां की सड़कें, वहां के और दूसरे मामले, सब चीख चीख करके कह रहे हैं कि कांग्रेस लानी है, कांग्रेस लानी है, कांग्रेस लानी है। तो हाँ, जितना सकारात्मक वोट इस समय रुझान कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में था, मैं मान ही नहीं सकता जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि 10वें 11वें राउंड तक स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और कांग्रेस 60 का आंकड़ा पार करे। रावत जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे, क्योंकि आपको चुनाव लड़ने और लड़ाने दोनों का बहुत लंबा तजुर्बा है, आपका अनुभव इस बात की तस्दीक भी करता है। लेकिन जो स्थितियां हरियाणा के भीतर बनी हुई थी, जिस तरह से राहुल गांधी खुद उन स्थितियों को मैनेज कर रहे थे, एक तरफ कुमारी शैलजा और दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा और सुरजेवाला, उसके बावजूद राहुल गांधी ने जिस तरीके से चीजों को मैनेज किया और एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे कि आप बहुत आसानी से सरकार बना रहे हैं, लेकिन यहां जिस तरह से बीजेपी ने कम किया, आपको क्या लगता है? हमारी लीडरशिप ने सब चीजें मैनेज भी की, और जो हमारे स्थानीय नेतागण हैं उन लोगों ने एक बड़ी सोच भी दिखाई, एक समझदारी दिखाई है, और इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी के लिए पार्टी को जिताएंगे और जो लीडरशिप का फैसला होगा चीफ मिनिस्टर, उस फैसले को हम मानेंगे। हाँ, तो सब कुछ अगर कांग्रेस के पक्ष में था और बीजेपी के खिलाफ, फिर ये रुझान क्यों ऐसे आ रहे हैं? नहीं, भाजपा में जिस तरीके की सरफुटोवल थी और आखिर तक बनी रही, तो उसके बाद तो इन नतीजों का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। और मैं इस बात को देखे पूरे उसके आधार पर कह रहा हूं कि, और मैं समझता हूं सारे चुनाव विश्लेषक नहीं, जो धरातली स्थित तरीके से भी चीजों को देखते हैं और देश के लोकतंत्र के शुभचिंतक हैं, वो इस आंकड़े को नहीं मान सकते जो इस समय दिखाया जा रहा है। और जनता यदि ये है तो इसको ये पलटेगा 90 10वें राउंड तक आते आते आप देखिएगा पलटेगा चुनाव। 9 साल 100 हमारे हमारे कार्यकर्ता साथी हमको टेलीफोन करके कह रहे हैं, जिन एरियाज में हम गए थे, अभी मुझे जुलाना से किसी का टेलीफोन आया था, कह रहे थे साहब ऐसा हो ही नहीं सकता है और विनेश जो है 10,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगी। धरातली वो है, भटकल से आया था, इसी तरीका बहादुरगढ़ से आया था, मतलब लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं, कार्यकर्ता हमारा विचलित है, कह रहा नहीं ये हो नहीं सकता। भटकल में भी आपके लिए एक, क्योंकि आप खुद शायद भटकल भी गए थे प्रचार के लिए, वहां भी एक खबर ये आ रही है कि विजय प्रताप पीछे चल रहे हैं। नहीं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो वहां के कार्यकर्ता, इंडिपेंडेंट तरीके के कार्यकर्ता जी, जो लोग केवल हमसे मिलने के लिए आए थे, वो लोग भी कह रहे हैं नहीं साहब ये नहीं हो सकता है, लोगों ने वोट जो है कांग्रेस को दिया है। रावत जी, मैं वही आपसे समझना चाह रहा था कि 9 साल 118 दिन
बीजेपी ने समझा कि उसके खिलाफ सत्ता की लहर चल रही है इस वक्त, तो उसने चेहरा भी बदला, सैनी साहब की एंट्री करवाई। उसके बाद किसान, जवान, पहलवान, आपने तमाम मुद्दों को उठाया, मंच पर एकजुटता दिखाई। उसके बावजूद बीजेपी अगर 50 के आंकड़े को रुझानों में छूती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी नहीं है कांग्रेस के लिए? तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चुनाव विश्लेषक के तौर पर आप विचार करिए, जिन मुद्दों को हमने टच किया है, जिन पर हम बात कर रहे थे, लोग वहां वोट कर रहे थे, ये मुद्दे कभी हार सकते हैं? ये देश के मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं। हाँ, लोगों को कांग्रेस को जीतना होगा और जीतेगी कांग्रेस। आप जरा सा देखिएगा। और फिर सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति भाजपा की यह है कि 9 साल जिसको चीफ मिनिस्टर बना करके रखा, अंत में आपने उसको खटारा समझ लिया। हा? नहीं तो यदि यही कॉन्फिडेंस जो आज भाजपा के प्रवक्तागण दिखा रहे हैं, यह कॉन्फिडेंस था, तो मनोहर लाल जी ने क्या बिगाड़ा था? एक अच्छे आदमी है, क्या बिगाड़ा था? क्यों बदला आपने? लेकिन वो दाव तो सही जाता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी का अभी तक। नहीं, देखिए आप जरा रखिए धैर्य। रावत जी, एक खबर और मैं आपको बता दूं, विनेश फोगाट अभी भी पीछे चल रही हैं। मैंने कहा ना, मेरे पास कार्यकर्ता साथी का टेलीफोन आया था, कह रहे थे ये नहीं हो रहा है और जीतेगी, और वो तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। मैं आपकी बात समझ सकता हूं, क्योंकि आप पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से एक माने जाते हैं। मैं नेता इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आप अपने आप को नेता मानते नहीं, आप हमेशा कहते हो कि मैं कार्यकर्ता हूं। लेकिन एक बात, मैं तो आपका भी कार्यकर्ता हूं। रावत जी, क्योंकि चुनाव को जिस तरीके से कांग्रेस ने हरियाणा के भीतर लड़ा, और जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, वहां पर बिल्कुल विपरीत स्थिति दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में जितना आपने सोचा नहीं था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां 52 सीटों पर दिखाई दे रही है। यहां आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमको तो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के खाते में नूह सीट। आफ्ताब अहमद ने जीता है चुनाव, 47,000 वोटों से जीत की है दर्ज। कांग्रेस के खाते में नूह सीट चली गई है और आफ्ताब अहमद, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने चुनाव जीत लिया है। तो लगातार खुशी की लहर भी है। तो हमारे साथ करण माहरा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं उनकी तरफ। बहुत स्वागत है करण जी आपका। जिस तरीके से रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, बीजेपी आगे निकल गई है। 10 साल का वनवास, यानी कि सूखा भी खत्म नहीं हो पाएगा कांग्रेस का। देखिए, मेरे लिए भी ये बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि जिस तरीके के रुझान थे उसके बिल्कुल उलट ये फैसले सामने आ रहे हैं। मैं स्वयं भी हरियाणा था, तो लोगों में खासी नाराजी थी अग्निवीर योजना को लेकर, कि किसानों के साथ हुई घटना को लेकर, और फोगाट जी को लेकर भी खासी चर्चा थी। और जिस तरीके के रुझान आप लोगों ने दिखाए थे, उससे भी लग रहा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली है। लेकिन शुरुआती रुझान में जिस तरीके से नायब सिंह सैनी, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो बयान दिया, जिस समय हम 70 के आसपास थे और बीजेपी 17 के आसपास दिख रही थी, उन्होंने बयान दिया कि हमारे पास साधन हैं, व्यवस्थाएं हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी ही गवर्नमेंट बनाएगी फाइनल रिजल्ट आने पे। अब ये देखना होगा कि वो साधन और सुविधा कौन सी थी जो उन्होंने जिसका जिक्र किया था। और मुझे लगता है कि कोई इशारा उन्होंने बड़ा किया था, और उसी के ये नतीजे सामने दिखाई दे रहे हैं। तमाम मुद्दों को करण जी कांग्रेस ने भुनाया, लेकिन कामयाब होती हुई नजर नहीं आई। चाहे वो पहलवान का मुद्दा हो, जैसा कि अभी आपने कहा, अग्निवीर का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तो पहलवान, जवान, किसान, तमाम मुद्दों को भुनाया। लेकिन अगर इतनी ही असंतुष्टि थी हरियाणा में, तो रुझान फिर ऐसे सामने नहीं आते करण जी।
निश्चित ही मैं कह रहा हूं कि हम इस चीज को देख के आश्चर्यचकित हैं। ऐसा ही एक रुझान हमने उत्तराखंड में भी देखा था 2022 में, और आज फिर उसी तरीके की स्थिति हरियाणा में देख रहे हैं। और इसमें केवल अफसोस है, और हम वो क्योंकि जो हरियाणा के लोगों से जो बातचीत हमारे हुई थी और जिस तरीके से हम वहां घूमे और लोगों से बातचीत की, और जो लोगों का रुझान था उसके उलट ये नतीजे दिखाई दे रहे हैं। तो इस रुझान के सामने आने के बाद लगातार विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने ईसी पर भी प्रशासन की तरफ से दबाव बनाने का आरोप लगाया है, डेटा नहीं अपलोड करने का आरोप लगाया है। वैसे ये जो भी तमाम जो आरोप लगाए गए करण जी, मुझे आप ये समझाइए कि ये आरोप क्यों लगाए गए, क्या फायदा होगा अगर ईसी डेटा नहीं अपलोड करेगी तो, या फिर सुस्त तरीके से अपलोड करेगी तो? देखिए, मैं 2-3 चीजों को लेकर हूं। एक तो 1000 से भी कम वोटों से बीजेपी कुछ सीटों में आगे है, और दूसरा जिस तरीके का बयान नायब सिंह सैनी साहब ने दिया कि हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास क्या कहते हैं सरकार एक तरफा बनेगी, वो व्यवस्थाएं कौन सी थी उनको लेकर भी हमारे बीच में है। और तो ये दावा वोटर्स लगातार कह रहे थे हम कांग्रेस की गवर्नमेंट बना रहे हैं, हाँ, और रिजल्ट उल्टे हैं। तो जो वोट देने वाला वो कांग्रेस की सरकार बना रहा है और रिजल्ट कुछ और आ रहे, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं लगता कि गैर जाट वोटों को साधने में बीजेपी कामयाब रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जाट वोटों पर अपना वोट बैंक तैयार कर रही थी, उसका फोकस मेनली जाट वोट बैंक था, तो उन्होंने गैर जाट वोट साथ नहीं लिया। लगता आपको बिल्कुल भी मुझे ये नहीं लगता। तो करण महाराज जी, अगर मानिए, क्योंकि अभी रुझान है, अभी स्पष्ट तरीके से बोला नहीं जा सकता क्योंकि नतीजे अब क्या होंगे, अगर रुझान के शक्ल में ही नतीजे सामने आते हैं, तस्वीरें साफ यही होती है, तो क्या कहा जाएगा? आखिर कांग्रेस बैकफुट पर 10 साल बाद भी कामयाब नहीं रह पाई सत्ता में आने के लिए, बैकफुट पर आने की वजह क्या है? देखिए, इसमें ये पब्लिक को भी और हम सबको भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। एक कुशासन सबने देखा, अगर शासन ठीक होता तो खट्टर साहब को हटाया नहीं जाता, और अग्निवीर योजना, किसानों के संग जो घटनाएं घटी है झुटलाई नहीं जा सकती, और जिस तरीके से बलात्कार, पेपर लीक, भर्ती घोटाले, ये सब सामने आ रहे थे, इनको भी नहीं झुटलाया जा सकता। अब ये आत्मचिंतन, आत्ममंथन हम सबको करने की जरूरत है कि कुशासन के बाद भी अगर शासन उन्हीं का रहेगा तो फिर अच्छे दिन या अच्छे माहौल की हम लोग उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मोहब्बत की बात करती है कांग्रेस लगातार, चाहे वो मोहब्बत की दुकान की बात करती हो, मोहब्बत बांटने की बात करती हो, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है भाजपा के खेमे से कि आप नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता फैलाते हैं। आपकी पार्टी सिर्फ वही पॉइंट आउट करती है जो नेगेटिव चीजें हो। देखिए, अगर और इसी का ये प्रमाण है कि रुझान और नतीजे कुछ ऐसे आ रहे हैं। देखिए, मैं उत्तराखंड से हूं, और अगर प्रताड़ित के साथ खड़ा होना अगर अपराध है तो हम उस अपराध को करते रहेंगे। अंकिता भंडारी से लेके संतरेसा तक, सल्ट से लेके चंपावत तक, और आईएसबीटी में 13 साल की बच्ची के बलात्कार तक, आप देखिए ना, सब में तो बीजेपी के कार्यकर्ता वर्कर्स है। तो उसके बावजूद भी अगर पब्लिक उनको अगर चुनेगी तो मेरे लिए अफसोस करने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है करण जी, अफसोस करने से पहले मंथन करना चाहिए, क्योंकि 10 साल का सूखा है हरियाणा में, और हमेशा ये कहा जाता है कि केंद्र में जिसकी सरकार रहती है, हरियाणा में राज्य में भी उसी की सरकार बनती है। तो कुछ ऐसी ही कहावत को पूरा करते हुए अभी रुझान कुछ ऐसी सामने आ रहे हैं। एक और सवाल है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद बीजेपी काफी तेवर के साथ ही कह रही थी कि उसकी वापसी होगी, वो सरकार में आएगी, चुनौती देगी, लेकिन कुछ ऐसा भी फेवरेबल उसके लिए भी काम नहीं, कुछ 370 हटाने का कोई अच्छा उनके लिए कोई संदेश आया हो या उनके लिए कुछ फायदा पहुंचाया गया हो ये 370 हटने का, इसके पीछे क्या कुछ वजह? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि कई चीजें इस समय हवा में हैं और हम लोग समझ भी रहे हैं,
और आने वाला भविष्य इन सब चीजों का उत्तर भी देगा। जो इलेक्शन कमीशन के बायस होने की बात बार बार कांग्रेस कर रही है, वो कभी ना कभी इन चीजों का खुलासा जरूर होगा। और उस समय फिर इन सारे जो अनुत्तरित जो प्रश्न रह जाएंगे आपके, उनके उत्तर उस समय आपको स्वयं मिल जाएंगे। करण जी, पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं आए थे, उससे पहले तमाम विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम पर निशाना साधा था, लेकिन उसके बाद जब नतीजे आते हैं तो ईवीएम को लेकर बोलना विपक्षी पार्टियां थोड़ा बंद कर देती है। अब जब रुझान सामने आए तो इसी पर आरोप लगा दिया। अब जम्मू कश्मीर में भी नतीजे सामने आएंगे, सरकार तो आपकी बनती हुई नजर आ रही है, तो फिर क्या ईवीएम को टारगेट किया जाएगा? देखिए, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। जितने अभी तक के इलेक्शन साथ में हुए हैं, उसमें एक आध छोटा राज्य कांग्रेस को देकर बड़े राज्यों पे कब्जा बीजेपी ने किया है। मैंने कहा ना कि आने वाले भविष्य में कभी ना कभी इन सारी चीजों का खुलासा होगा, और इस चीज के लिए हम उम्मीद करके बैठे हैं। और कुछ चीजें हमको आत्ममंथन करने की भी जरूरत है, ये मैं जरूर कहूंगा। ठीक है, जिस पहलवान के मुद्दे को खूब कांग्रेस पार्टी ने भुनाया था, जुलाना सीट से विनेश फोगाट को भी उतारा, तमाम पार्टियों ने, वैसे कविता जो कि लेडी खली है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उतरी मैदान में, पहलवानों का सहारा लिया, लेकिन वो भी कुछ कमाल करता हुआ वो भी फैक्टर काम नहीं आया। ये भी कहा जा रहा है बीजेपी पार्टी के द्वारा कि विनेश फोगाट को पहले से ही तैयार किया जा रहा था, सिर्फ चुनावी हुंकार भरने के लिए, चुनावी मैदान में अपनी राजनीतिक एंट्री करने के लिए, ताकि वो बीजेपी के छवि को नुकसान पहुंचा सके। मतलब बीजेपी ये कहना चाहते कि फोगाट ने खुद अपना स्वर्ण पदक मिट्टी में डाल दिया। उसके संग जो साजिश हुई, चाहे उसके साथ जो मोलेस्टेशन के बात हुई, फिर चाहे उसके ओलंपिक में जो उसके साथ हुआ, उसके बाद भी बीजेपी का ये आरोप जो है, इससे घिनौनी बात कोई और नहीं हो सकती। मेरे लिए तकलीफ इस बात की है कि एक बेटी न्याय के लिए जनता के बीच में उतरी थी, और वहां क्या नतीजा है इसका तो फैसला जनता को करना चाहिए, और खुद ही इसका आत्ममंथन भी करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। करण जी, जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, एक सवाल यह भी बनता है कि ये रुझान जो आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो इसकी वजह, इसके पीछे की वजह कांग्रेस पार्टी में अंतरकला है, आपसी कलेश है, चाहे वो कुमारी सैलजा के बीच हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच हो, रणदीप सुरजेवाला के बीच हो, ये आपसी टकराव, कहते हैं ना, दो लोगों की लड़ाई में किसी तीसरे का फायदा हो जाता है, कुछ ऐसा ही हुआ है। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि आत्ममंथन की आवश्यकता है, और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस इस पे विचार करेगी। बिल्कुल, कांग्रेस का मंथन का दौर भी जारी होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से रुझान सामने आए, तो एनसी के साथ गठबंधन करना कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा, इस बार पहुंचाता हुआ नजर भी आ रहा है। करण महाराज जी, इस पे तो कुछ कहेंगे ही आप? ये वाला दांव तो आपका चल गया, फायदा हुआ है। हाँ, लेकिन जम्मू में जो हम उम्मीद कर रहे थे उस तरीके से हमारे रिजल्ट्स नहीं। हम जम्मू में अच्छी सीटें लेके आएंगे ऐसा हमको लगता था, लेकिन वो नहीं हुआ। अगर वहां भी अगर हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया होता तो रिजल्ट्स और अच्छे आते। तो आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर में आपने बेहतर नहीं प्रदर्शन किया, ऐसा आपको लगता है? नहीं, इसके पीछे की वजह गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जम्मू में कांग्रेस मेहनत कर रही थी, तो जम्मू की जो सीट्स हैं उसमें हमारे को बहुत आगे जाना चाहिए था। मेरी उम्मीद से सीटें जम्मू, प्रॉपर जम्मू में कम है। लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला का कॉन्फिडेंस डगमगाता हुआ नजर आया, तभी उन्होंने 2 सीटों पर, जिस तरीके से राहुल गांधी की बात करें, लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और ऐसे में उमर अब्दुल्ला भी वही करते हुए नजर आए विधानसभा चुनाव में, क्योंकि शिकस्त मिली थी लोकसभा चुनाव में उनको भी। देखिए, ये केवल उमर अब्दुल्ला या राहुल गांधी ने नहीं किया, देश के सभी बड़े नेता 2-2 सीटों से चुनाव लड़ते रहे, तो कोई अपवाद नहीं है, और इनमें मेरे ख्याल से कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि क्योंकि पहले तो से बहुत मान मनोबल के बाद वो चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आते हैं उमर अब्दुल्ला, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिलती है। चलिए करण महाराज जी, एक सवाल बेहद अहम है कि अगर
जम्मू कश्मीर में, क्योंकि सरकार आपकी बनती हुई नजर आ रही है, रुझान जिस तरीके से सामने आए, अगर नतीजों की तस्वीर भी यही रहती है तो सरकार आपकी बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, नो डाउट। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? ये हाईकमान को तय करना है। करण मेहरा क्योंकि हरियाणा में भी कई दावेदार है, जम्मू कश्मीर में भी दावेदारों की कमी नहीं है। फिर भी कोई एक नाम जो आपके जहन में आपको लगता हो करण महाराज जी, कोई एक नाम तो सर आपके दिल में भी होगा। निर्णय वो लेंगे। देखिए, ये हम लोग ऐसे पद में बैठे हैं जिसमें हमारी कुछ बाध्यताएं हैं, और हाईकमान जहां निर्णय करती है उसमें हम लोग नहीं बोलते हैं। हाईकमान मतलब राहुल गांधी ही निर्णय करेंगे, वो लास्ट डिसीजन कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष। देखिए, हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, हमारे आदरणीय वेणुगोपाल जी, ये लोग आपस में मीटिंग करके निर्णय करते हैं। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। बहुत शुक्रिया करण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है गठबंधन की, कांग्रेस और एनसी की, तो आला कमान ही डिसीजन लेगा कि आखिर सरकार के का जो कमान किसके हाथों में होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजित होगा। क्योंकि लगातार कई दावेदार है, चाहे वो हरियाणा में हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई दावेदारी पेश की गई है मुख्यमंत्री के पद के लिए। बात करें जम्मू कश्मीर में तो दावेदार कई है, लेकिन आखिरी डिसीजन वो कांग्रेस के आला कमान ही लेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल, खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस यानी कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से बीजेपी को रुझान मिलने के बाद तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।